हेलो एंड वेलकम टू हिम्मत फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू सर्जरी, जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आता है, जिसे टेक्निकली हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी एंड पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी। इसे हम रिहैबिलिटेशन भी बोलते हैं कि जब भी कोई सर्जरी होती है तो सर्जरी के जो भी वेरिएंटियर होते हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और पेशेंट को वापस उसके जॉब में लाना होता है, तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ दिनों से मैं काफ़ी पेशेंट ओपीडी में, मेरे पास में मेरे 3 क्लिनिक हैं, तीनों की ओपीडी 25 और 30 की होती है और मैं रोज़ ही पेशेंट को इस तरह से 30-40 पेशेंट को देखता हूँ। मैं वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आजकल पेशेंट कुछ ज़्यादा, ज़रूर से ज़्यादा ही परेशान फील होते हैं आफ्टर सर्जरी। द बेसिक कॉन्सेप्ट तो सर्जरी का ये है कि आपने सर्जरी करवा लिया, उसके बाद आपको परेशान क्या होना है। अब आपने अपनी परेशानी को, पेन को कम करने के लिए ये सर्जरी करवाई थी, इसके बावजूद भी आप ठीक नहीं हैं और बहुत ही अलग अलग लेवल पर परेशानी है। कोई सर्जरी के बाद उसका रिव्यू ठीक नहीं हुआ, वो परेशान है और काफ़ी मुश्किल में है। कोई सर्जरी के बाद अपने फिजियोथेरेपी को लेकर के परेशान है, फिजियोथेरेपी के लिए उसको सही फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल रहा और उसमें काफ़ी बार्गेनिंग होती है, अलग अलग लेवल पर बार्गेनिंग होती है। आपने सर्जरी करवाई 10 लाख की और आप 200 रुपये के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं थेरेपिस्ट से कि नहीं जी, हमने 200 रुपये कम देने हैं, 50 रुपये कम देने हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं ये पेशेंट के लिए अच्छा है, नहीं ये थेरेपिस्ट के लिए अच्छा है और नहीं उस डॉक्टर के लिए अच्छा है, नहीं या उस हॉस्पिटल के लिए अच्छा है जो ये काम को करना चाहते हैं या कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे लॉस में होता है पेशेंट, क्योंकि उसका समय और पैसा दोनों इसमें इन्वॉल्व होता है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के मैं तो बहुत ही मुझे कभी 1-2 दिन पहले भी गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल पेशेंट के साथ में क्या कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। अभी कुछ पेशेंट मेरे पास में आए जिनका ACL मेनिस्कस रिपेयर हुआ था और बड़े हॉस्पिटल से हैं दोनों पेशेंट। रेफ़र तो नहीं हुआ, क्योंकि आज के समय में कोई रेफ़र नहीं करता किसी को। मेडिकल साइंस में ये सबसे गलत चीज़ स्टार्ट हो गई है कि कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट को रेफ़र नहीं करता, वो उसको वहीं पर होल्ड करके रखना चाहता है, चाहे वो सीनियर लेवल पर हो या जूनियर लेवल पर हो। पेशेंट को समझ में नहीं आ पाता कि मैं किसके पास में हूँ, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। थोड़े से सोशल मीडिया के कारण से लोगों को अवेयरनेस होती है तो कुछ न कुछ सर्च कर लेते हैं, वहाँ पर भी गलत बंदों से ही वो मिल लेते हैं। नहीं किसी के पास में 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं उसके पास में डिग्री है, नहीं वो बता पाता कि हाँ जी मेरे पास में मैंने क्या किया हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या है मेरी, क्या मेरे कोई सीनियर जूनियर हैं कि अगर मुझे तकलीफ़ हुई आपको देखने में तो मैं उनसे बात कर पाऊँ, उनसे पूछ पाऊँ कुछ। तो इसका विशेष ख्याल रखेंगे आप जो भी मेरा वीडियो देख रहा है। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ख्याल में रखनी है। जिनको भी इस तरह की तकलीफ़ें हैं, जिनको भी क्रोनिक तकलीफ़ें हैं, चाहे वो नी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो आपको, चाहे सर्वाइकल से प्रॉब्लम आ रही है आपको, चाहे आपको लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है आपको, उसके बाद की आपकी तकलीफ़ें हैं जहाँ पर आपको फिजियोथेरेपिस्ट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसको बड़े केयरफुली हैंडल करें। इसमें होता क्या है कि आप उन चीज़ों के पीछे में पड़ जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार्गेनिंग करते हैं जो आपको करना ही नहीं चाहिए। बेसिकली आपने ध्यान ये देना होता है कि मैं इस प्रॉब्लम को कितने तेज़ी से और कितनी जल्दी सॉल्व करूं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है डॉक्टर्स का या उस हॉस्पिटल का जहां से आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, क्योंकि डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट या रिहैबिलिटेशन तो आप करते नहीं हैं। आप में इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती कि आप सही और हेल्दी बॉडी में कोई एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस करें। ये कोई नहीं करता। अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। जब तक पूरी तरह से चीज़ें खराब नहीं हो जाती, आप उसका यूज नहीं कर सकते, तब जाकर कहीं ना कहीं ख्याल आपको आता है कि मुझे इसके लिए ऑपरेशन भी करवाना चाहिए या फिर इसके लिए मुझे फिजियोथेरेपी भी करनी चाहिए। और यहीं पर आप
पूरी तरह से फंस जाते हैं और आप किसी डॉक्टर्स या किसी हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, वहाँ पर वो आपके साथ में गेम स्टार्ट कर देता है और आपको सपने दिखाता है कि अगर आप नहीं करोगे तो मर जाओगे, आपकी पैरालिसिस हो जाएगी, और आपको इतना डरा देता है सामने वाला कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल से निकल भी बाहर भी गया तो मैं आगे बाहर ही अपनी गाड़ी में ही मर जाऊंगा। तो इन चीज़ों से बाहर निकलें। ये शरीर बहुत ही मेहनत से बनती है और इसमें काफ़ी पावर होता है और ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता अनटिल अनलेस आप उसको जानबूझकर ख़राब करते जाएं, शरीर को ख़राब करते जाएं, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तब जाकर के शरीर ख़राब होता है। ये ऑन मोमेंट ख़राब नहीं होता और नहीं ऑन मोमेंट ठीक होता है। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है कि अभी मैंने सर्जरी की आपको और अभी आप ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है आपसे। आपको उसके बातों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देनी है। और अगर आप कोई किसी से इसके लिए प्रूफ लेना चाहते हैं तो आप उसको बोलें कि मुझे लिख करके दे दो कि आपने आज ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के कितने महीने बाद मैंने ठीक होना है, और ऑपरेशन तो किया आपने 4 घंटे में, मैं ठीक होने वाला हूँ अगले 3 महीने में, तो अगले 3 महीने में आप क्या करोगे? मालूम चलेगा कि वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला। वो सिर्फ आप जैसे ही उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए या उसके हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, उसी दिन से आपसे वो बात करना छोड़ देगा और आप चक्कर काटना स्टार्ट करोगे और बहुत ज़्यादा तकलीफ में आओगे। तो वो फिर बोलेगा आपको कि आप जी मैंने सर्जरी कर दी, अब पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी का जो रिहैब है, जो तरीके हैं, या तो आप खुद से करें या तो किसी फिजिकल थेरेपिस्ट को या फिजियोथेरेपिस्ट को आप अप्रोच करें। अगर उसके पास में होगा वो घर से वहीं पर भेजेगा आपको, और अगर सही फिजियोथेरेपिस्ट है तो आपकी बात बन जाएगी, आप रिकवर भी कर जाएंगे, आपका सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर गलती से उसने किसी गलत फिजियोथेरेपिस्ट को रखा हुआ है, जो कॉमनली मैं देख रहा हूँ कि टीम ऐसी गंदी होती है हॉस्पिटल की, जहाँ पर समझ में नहीं आता कि इन्होंने कहाँ से ढूंढा है ऐसे बंदे को, तो ज़रा संभल कर करें, इन चीज़ों को ध्यान से करें। इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा फील होता है कि जब भी कोई सर्जरी होती है तो पेशेंट को सिर्फ सर्जरी के बारे में बताया जाता है कि ये सर्जरी है और ये सर्जरी के 5 लाख 10 लाख या 20 लाख खर्चे हैं। सर्जरी से पहले क्या आपके साथ में होगा ये नहीं बताएगा वो, या सर्जरी के बाद क्या होने वाला है आपके साथ में ये नहीं बताएगा। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी कोई आप सर्जरी करवाते हैं तो उसके प्री ऑपरेटिव जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उनसे बात करें, एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस तो जरूर से बात करें, क्योंकि वो आपको बहुत ही मुश्किल में लाने वाला है। आज के समय में आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर जो रिहैब के लिए काम करते हैं उनसे आप बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग करनी चाहिए डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, जहाँ पर आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं। आप 200 रुपये के लिए क्यों बार्गेनिंग करेंगे? उनसे आप 50,000 रुपये की बार्गेनिंग कर लें और 50,000 में आपके पास में 2 महीने के लिए कोई फिजियोथेरेपिस्ट काम कर लेगा। कोई भी ऐसा रिहैब नहीं है जनरल सर्जरी में जहाँ पर कि आपकी रिहैब का 2 महीने तक चले, संभव ही नहीं है। 3 वीक्स 4 वीक्स या मैक्सिमम 6 वीक्स में ख़त्म हो जाता है, एक्सेप्ट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक कोई पैरालिसिस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ये काफ़ी लंबा चलता है। तो ऐसे में एक अलग बात हो जाती है। लेकिन सर्जरी से रिलेटेड लाइक कि कोई किसी को डिस्क की सर्जरी हुई, स्पाइन की सर्जरी हुई, किसी को हिप रिप्लेसमेंट हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ, किसी को फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर स्टिफनेस है, ऐसे केसेस बहुत लंबे नहीं चलते। स्पेशली मैं बात करूंगा जो पेशेंट, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, तो जब भी आपका शोल्डर सर्जरी हो, जब भी आपका नी सर्जरी हो, आपकी डिस्क सर्जरी हो, तो आप बिल्कुल ये मान कर ना चलें कि ये आपका 6 महीने चलने वाला है रिहैब, क्योंकि अगर ये गलती से 6 महीने चल गया तो आपका बिल्कुल ही सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। नहीं करने वाले ने अच्छा किया है और नहीं जो थेरेपी दे रहा है उसने अच्छा किया, क्योंकि इसका प्रोटोकॉल ही 4 से 6 हफ्ते में खत्म हो जाता है। क्योंकि आप इन चीज़ों को अगर आप 6 महीने तक करेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ गलत हो गई आपके साथ में। इसका प्रोटोकॉल ही नहीं है कि आप 6 महीने तक करें। इसका प्रोटोकॉल ये है कि आज आपने सर्जरी करवाई, मैं TKR की बात बोलता हूँ, इतनी एडवांस सर्जरी है, डॉक्टर्स बोलता है कि इसके बाद फिजियोथेरेपी करनी नहीं होती, फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड ही नहीं करता। कितनी बड़ी गलती है। जिस पेशेंट को आपने सर्जरी की उस पेशेंट का ऑलरेडी 2-3 साल से तकलीफ था। हमारे देश में कोई भी 6 महीने का
अक्यूट फेज में कोई सर्जरी नहीं करवाता नी का। जब तक पूरी तरह से खराब नहीं हो जाता गोडे, जब तक उसका चलना बंद नहीं हो जाता, जब तक उसको ऐसा नहीं लगता कि अब मैं मरने वाला हूं, तब तक वो सर्जरी नहीं करवाता। जब वो सर्जरी करवाता है तब तक सिर्फ उसके जॉइंट खराब नहीं होते, जॉइंट के आसपास के जितने स्ट्रक्चर होते हैं लाइक लिगामेंट, टेंडन, पटेला है, आपके मसल्स हैं, ये सब खराब हो जाते हैं। स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स की फाइब्रोसिस हो जाती है, मसल्स में स्ट्रेचबिलिटी खत्म हो जाती है, मसल्स में पावर कम हो जाता है, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट की कुछ ऐसी तकलीफें आ जाती है जो अनवांटेड होती है। उसके कारण से बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की तकलीफें आती हैं। यहाँ पर सर्जरी तो आपने गोड्डे का किया, अलाइनमेंट के नाम पर आपने बोला कि मैंने जी गोड्डा भी आपका, नी भी आपका सीधा कर दिया, लेकिन क्या आपने मसल्स के लिए क्या किया? तो मसल्स को लिए कुछ किया नहीं कुछ उसको बताया आपने। पेशेंट को आपने ये एक ड्रीम दिखा दी कि मैंने सर्जरी किया और सर्जरी के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल गलत, तुम बिल्कुल ही ठीक नहीं कर पाओगे इसको, और नहीं ये पेशेंट ठीक होने वाला है। जितने भी लोगों ने अभी के समय में जितने लोगों ने सर्जरी किया उसमें से 10% ऐसे हैं जो बिना प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी का या रिहैब का, चाहे वो खुद से कोशिश करे या थेरेपिस्ट उसके साथ में कोशिश करे, उसके बिना वो ठीक हुआ हो। 10% ऐसे होते हैं जो सही टाइम पर सर्जरी करवा लेते हैं, जिनके मसल्स, ROM, जॉइंट ऑफ मोशन, सारी चीज़ें ठीक होती है, उनकी बोन क्वालिटी ठीक होती है, वो उतने डिप्रेशन में नहीं होते, ये रिकवर कर जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम फीमेल्स और जो सर्जरी करवाने वाले हैं ये इन मुश्किल में चले जाते हैं कि भाई इसके बाद उनका मसल्स नहीं काम कर रहा, उनका गेट पैटर्न ठीक नहीं है, सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो, और इनको फिजियोथेरेपी बताया नहीं जा रहा। अगर फिजियोथेरेपी बताया भी जा रहा है तो इतने छोटे समय के लिए बताया जा रहा है, 2 दिन 4 दिन कर लो जी, अब ठीक हो जाओगे, इसके बाद ज़रूरत ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में है कि एक तो इन सर्जरी से पहले भी फिजियोथेरेपी करनी बहुत ज़रूरी है, जिसको प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी बोलते हैं। क्योंकि सर्जरी के बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर डॉक्टर आपका काट देता है तो वहाँ पर सेंसेस कम हो जाते हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाती है, आपका ठंडा गर्म लगना समझ में आना पता बंद हो जाता है, आपके फाइन टच बिल्कुल कम ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी कारण से अगर कोई ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुई, जो गलतियाँ हो जाती हैं सर्जरी के टाइम में और आपको डॉक्टर्स नहीं बताता, फिर तो आप बहुत बुरे फंसे। फिर तो आपको ये भी नहीं पता चलना कि हमने कितना गर्म लगाना है, कितना ठंडा लगाना है, और आप बर्न कर लेते हैं चीज़ों को। आपके कनेस्थेटिक सेंस खराब हो जाते हैं ऐसे सर्जरी में। कनेस्थेटिक सेंस क्या होता है कि आपके जॉइंट आपको बताता है कि मेरा जॉइंट कितने एंगल पर है और आप कितने सीधे हैं, कितने टेढ़े हैं, और आपको इसका यूज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें खराब हो जाती है। ये सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आप प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी करवाएं, मतलब सर्जरी से पहले कुछ कोशिश करें और आपके अपने ब्रेन में वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर लें कि हाँ, मुझे सर्जरी के बाद इन सारे पैरामीटर्स पर बिल्कुल इसको ठीक रखना है। तो शायद आप जब सर्जरी करवा लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगी कि हाँ, मुझे ये चीज़ें गलती हो गई है, अब मुझे वो पहले की तरह लाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को बताया नहीं जाता, और इसमें कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ में बहुत चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। पेशेंट को मैं हमेशा बोलूँगा, बहुत कम समय के लिए फिजियोथेरेपी का आप सर्विस लेते हैं, इसमें आप बार्गेनिंग ना करें, आप अपने आप को कहीं ना कहीं ख़राब कर लेंगे। बार्गेनिंग करनी है तो ऑपरेशन करते समय डॉक्टर से और हॉस्पिटल से करें, जहाँ पर आप 5 लाख 10 लाख रुपए दे देते हैं, उसमें से 50,000 रुपये उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप फिजियोथेरेपी के लिए छोड़ दो जी, या फिर आप उस तरह से महीने के लिए 3 वीक्स 6 वीक्स के लिए फिजियोथेरेपी हमें दो, और अच्छे क्वालिटी के फिजियोथेरेपिस्ट दो। एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट होनी चाहिए, कम से कम 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास में। और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं हो, इसी केस को उसने 1000-2000 पेशेंट को देखा हुआ हो। आपने 5 पेशेंट देखा है, 6 पेशेंट देखा है, इन पेशेंट को तो आपने सिर्फ खराब ही किया है, अच्छा तो किया नहीं होगा कुछ। क्योंकि आपके साथ में काम करने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आज के समय में देख रहा हूँ कि जो फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं, नहीं उनके आगे में कोई है, नहीं उनके पीछे में कोई है, इंडिपेंडेंट सिंगल फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर कोई गलती हो रही है पेशेंट के साथ में, वो किसी से पूछ नहीं सकता। तो कम से कम ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट को पकड़ें जो टीम के साथ में काम करता हो, जिनके पास में सीनियर्स या जूनियर्स या टीम हो, वो समझ पाए। बातों बातों में पता चल जाएगा आपको कि इस फिजियोथेरेपिस्ट को कितने लोग जानते हैं। सो बी केयरफुल, इन बातों को जरूर ख्याल रखें।
और फिजियोथेरेपी जब भी लें तो बिल्कुल दिल खोल करके और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का चूज करें, और उसमें पैसे का बिल्कुल भी कोई ऐसा एक बाउंड्री ना रखें जहां पर कि आपका थेरेपिस्ट ना आपसे अनजाने में या आपसे बिना बताए हुए आपका समय और आप जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो कम कर दें, क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए थेरेपी लेते हैं आप, और उसमें भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं 50 रुपये 100 रुपये, देखोगे और लास्ट में जब कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि अधिक से अधिक आप बचा पाए हैं 1500 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये बचा पाए हैं। ये 3000 रुपये क्या है, एक बहुत छोटा सा अमाउंट है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही मुश्किल में डालता है। अब बेहतर तो यह है कि इस 3000 रुपये को आप 4000 रुपये का एक्स्ट्रा करके उसको दे दें फिजियोथेरेपिस्ट को, और उसको बोलें कि मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो, मेरे रिहैब का और जो एक्सरसाइजेज का जो टाइम है उसको आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, उससे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।